नमस्कार, करंट अफेयर एमसीक्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, नेशनल कंजर्वेटिव कन्वेंशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय पहचान, संप्रभुता, पारंपरिक मूल्यों और रूढ़िवादी नीतियों को बढ़ावा देना, संरक्षणवादी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों तथा वैश्विक आर्थिक नीतियों पर ध्यान केंद्रित करना, प्रगतिशील सामाजिक नीतियों एवं पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना, या फिर निजी क्षेत्र में तकनीकी प्रगति बढ़ाने के लिए रणनीतियों पर चर्चा करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय पहचान, संप्रभुता, पारंपरिक मूल्यों और रूढ़िवादी नीतियों को बढ़ावा देना। नेशनल कंजर्वेटिव कन्वेंशन राष्ट्रीय रूढ़िवाद पर चर्चा करने और उसे बढ़ावा देने हेतु रूढ़िवादी विचारकों, नीति निर्माताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं को एकत्रित करता है। इस सम्मेलन में आमतौर पर राष्ट्रीय पहचान, संप्रभुता, पारंपरिक मूल्यों के साथ साथ सार्वजनिक नीति से संबंधित विभिन्न विषयों पर भाषण, सामूहिक चर्चा एवं बहस होती है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूढ़िवादी राजनीतिक रणनीतियों एवं विचारों को आकार देने के साथ ही उसे प्रभावित करना भी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। आइए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। पहला प्रश्न है, त्रिशूली नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह नदी उत्तराखंड से निकलती है और गहरी खाई बनाते हुए नेपाल में प्रवेश करती है। 2. इस नदी द्वारा बनाई गई घाटी काठमांडू और तिब्बत के बीच प्राचीन व्यापार मार्ग का निर्माण करती हैं। 3. यह नारायणी नदी की सहायक नदियों में से एक है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। त्रिशूली नदी तिब्बत के गिरोंग काउंटी से निकलती है, जहां किरोंग चांगपो यानी केरुंग खोला और लेंडे खोला नदियां मिलकर त्रिशूली नदी बनाती हैं। अतः कथन 1 सही नहीं है। यह नदी रसुवा गढ़ी नेपाल तिब्बत सीमा में प्रवेश करने से पहले एक गहरी खाई से होकर गुजरती है। इस नदी द्वारा बनाई गई घाटी काठमांडू और तिब्बत के बीच प्राचीन व्यापार मार्ग का निर्माण करती थी। अतः कथन 2 सही है। यह मध्य नेपाल में नारायणी नदी यानी गंडक नदी की सहायक नदियों में से एक है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न, संसद में विश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह खंडित जनादेश के परिणाम स्वरूप संसद में अस्थिरता की उभरती स्थितियों से निपटने के लिए एक विधायी उपकरण है। 2. संकीर्ण बहुमत से गठित सरकारें सदन में अपना बहुमत तभी साबित करती हैं जब राष्ट्रपति उन्हें बुलाते हैं। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। विश्वास प्रस्ताव यह खंडित जनादेश के परिणाम स्वरूप संसद में अस्थिरता की उभरती स्थितियों से निपटने के लिए एक विधायी उपकरण है, जिसके परिणाम स्वरूप संसद में अस्थिरता, अल्पमत सरकारें और गठबंधन सरकारें बनती हैं। अतः कथन 1 सही है। अल्प बहुमत से गठित सरकारों को राष्ट्रपति सदन में बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। वर्तमान सरकार कभी कभी अपने आप ही विश्वास प्रस्ताव लाकर और सदन का विश्वास जीतकर अपना बहुमत साबित करना चाहती हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, संस्कृतिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस अवधारणा को सर्वप्रथम प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुगर्स ऑफ साउथ इंडिया में पेश किया था। 2. यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निम्न जाति के लोग उच्च जाति के रीति रिवाजों, अनुष्ठानों और उनकी जीवन शैली को अपनाते हैं। 3. इस प्रक्रिया में निम्न जाति के लोग सामाजिक संरचना को परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर हैं? केवल 2, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। संस्कृतिकरण की अवधारणा को सर्वप्रथम प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुगर्स ऑफ साउथ इंडिया में पेश किया था। अतः कथन 1 सही है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निम्न जाति के लोग उच्च जाति के रीति रिवाजों, अनुष्ठानों और उनकी जीवन शैली को अपनाते हैं।
इसका उपयोग भारतीय समाज की परंपरागत जाति संरचना में सांस्कृतिक गतिशीलता का वर्णन करने के लिए किया जाता है। अतः कथन 2 सही है। यह निम्न जाति के लोगों की सामाजिक गतिशीलता के लिए सहायक होता है। इस प्रक्रिया में निम्न जाति के लोग सामाजिक संरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना कर मात्र अपनी स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी ईपीआर में मुख्य रूप से क्या शामिल है? सतत औद्योगिक प्रक्रियाओं को अपनाने वाले उत्पादकों पर करों में कटौती करना, पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में उपभोक्ताओं की जागरूकता बढ़ाना, उत्पादकों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों को बढ़ावा देना, या फिर अपशिष्ट प्रबंधन की जिम्मेदारी उपभोक्ताओं से उत्पादकों पर स्थानांतरित करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अपशिष्ट प्रबंधन की जिम्मेदारी उपभोक्ताओं से उत्पादकों पर स्थानांतरित करना। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी ईपीआर एक नीतिगत दृष्टिकोण है जो उत्पादकों को उपभोक्ता उपरांत चरण सहित संपूर्ण जीवन चक्र के दौरान अपने उत्पादों के लिए उत्तरदायी बनाता है। यह उपभोक्ता के बाद के अपशिष्ट के पुनर्चक्रण तथा एक प्रतिवर्ती संग्रहण प्रणाली का समर्थन करने के लिए उत्पादक द्वारा दी गई प्रतिबद्धता है। ऐसा करने से यह पुनर्चक्रण लक्ष्य जैसे पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सहायता प्रदान करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के वीमर संविधान से प्रेरित है। 2, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध या बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के आधार पर की जा सकती है। 3, अनुच्छेद 358 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर 6 मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 3, केवल 1, केवल 2 और 3 या फिर केवल 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से प्रेरित है, अतः कथन 1 सही है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध या बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है। सशस्त्र विद्रोह शब्द 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से जोड़ा गया है। इस शब्द से पहले इसे आंतरिक अशांति के नाम से जाना जाता था, अतः कथन 2 सही नहीं है। अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 के तहत 6 मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, गलवान घाटी रणनीतिक रूप से पश्चिम से लद्दाख और पूर्व में अक्साई चीन के बीच स्थित है। 2, गलवान नदी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत की ओर से प्रवाहित होने वाली श्योक नदी से मिलती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। गलवान घाटी रणनीतिक रूप से पश्चिम में लद्दाख और पूर्व में अक्साई चिन वर्तमान में चीन द्वारा नियंत्रित के बीच स्थित है, अतः कथन 1 सही है। गलवान नदी वास्तविक नियंत्रण रेखा के चीन की तरफ अक्साई चिन से स्रावित होती है। यह पूर्व की ओर लद्दाख में प्रवाहित होती है, जहां यह एलएसी पर भारत की ओर प्रवाहित होने वाली श्योक नदी से मिलती है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई का प्राथमिक उद्देश्य है डिजिटल प्रौद्योगिकियों में निजी क्षेत्र के नवाचार को बढ़ावा देना, डिजिटल सेवाओं और उपयोगिताओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना, सार्वजनिक डोमेन में इंटरनेट उपयोग और गोपनीयता संबंधी चिंताओं को विनियमित करना, या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सरकारी नियंत्रण को केंद्रीकृत करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डिजिटल सेवाओं और उपयोगिताओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक है जो बड़े पैमाने पर लोक सेवा वितरण को बेहतर बनाने में सहायक रहा है। यह देशों को डिजिटल सेवाओं और उपयोगिताओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने में सहायक है। इसे अच्छी तरह से डिजाइन और कार्यान्वित किया गया है। यह उनकी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को प्राप्त करने तथा सतत विकास लक्ष्यों को गति देने में सहायक हो सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, ग्राम न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इन्हें ग्रामीण स्तर पर प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत माना जाता है। 2, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2009 नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर पूरे भारत में लागू है।
3, वे उच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सभी 3। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A विधि प्रणाली द्वारा न्याय को बढ़ावा देने और आर्थिक या अन्य अक्षमताओं की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करने हेतु निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करता है। यह विजन वर्ष 2008 में ग्राम न्यायालय विधेयक के पारित होने और उसके पश्चात वर्ष 2009 में ग्राम न्यायालय अधिनियम के कार्यान्वयन के साथ अस्तित्व में आया। ग्राम न्यायालय को प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय माना जाता है, जिसके पास ग्राम स्तर पर लघु विवादों को निपटाने के लिए दीवानी और आपराधिक दोनों प्रकार की अधिकारिता होती है। अतः कथन 1 सही है। यह अधिनियम नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम के विशिष्ट जनजातीय क्षेत्रों के अतिरिक्त समग्र भारत में क्रियान्वित है। अतः कथन 2 सही है। ये न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, जिसका स्थान भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले लिया है, के तहत साक्ष्य के नियमों से आबद्ध नहीं है और उच्च न्यायालय के नियमों द्वारा निर्देशित नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हैं। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति अंतर क्या है? किसी बाजार में वस्तुओं की उच्चतम और निम्नतम कीमतों के बीच का अंतर वह अवधि जब किसी दिए गए वर्ष में मुद्रास्फीति की दरें अपने उच्चतम स्तर पर होती हैं, नाम मात्र और पूंजी निर्माण के बीच का अंतर, या फिर वास्तविक जीडीपी और संभावित जीडीपी के बीच का अंतर जब वास्तविक जीडीपी संभावित जीडीपी से अधिक हो। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वास्तविक जीडीपी और संभावित जीडीपी के बीच का अंतर जब वास्तविक जीडीपी संभावित जीडीपी से अधिक हो। मुद्रास्फीति अंतराल वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और संभावित सकल घरेलू उत्पाद के बीच अंतर को मापता है जब वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद पूर्ण रोजगार पर परिचालन करते हुए संभावित सकल घरेलू उत्पाद से अधिक होता है। ऐसा रोजगार के उच्च स्तर बढ़ी हुई व्यापारिक गतिविधियों या उच्च सरकारी व्यय के कारण होता है। यह व्यापार चक्र में उस बिंदु को दर्शाता है जब अर्थव्यवस्था का विस्तार होता है, क्योंकि उपभोक्ता अधिक सामान और सेवाएं खरीदते हैं। जब मांग बढ़ती है लेकिन उत्पाद में देरी होती है तो बाजार संतुलन को बहाल करने के लिए कीमतें बढ़ जाती हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अंतिम प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर पुरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में गंगा राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था। 2, यह कलिंग वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिसमें विशिष्ट घुमावदार मीनारें और जटिल नक्काशी है। 3, इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में गंगा राजवंश के शासनकाल के दौरान अनंत वर्मन चोडगंग द्वारा किया गया था। अतः कथन 1 सही है। यह कलिंग वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिसमें विशिष्ट घुमावदार मीनारें, जटिल नक्काशी और अलंकृत मूर्तियां हैं। अतः कथन 2 सही है। इसे व्हाइट पैगोडा के रूप में जाना जाता है। यह 4 धाम तीर्थ यात्रा के 4 तीर्थ स्थलों में से एक है। अतः कथन 3 सही नहीं है। आइए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रिशंकु संसद का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऐसी संसद जिसमें निचले सदन में कोई भी राजनीतिक दल बहुमत हासिल नहीं कर पाता। ऐसी संसद जिसमें सभी निर्णय एक ही सत्तारूढ़ दल द्वारा लिए जाते हैं। ऐसी संसद जो केवल आपातकालीन स्थितियों के दौरान ही मिलती है, या फिर ऐसी संसद जो हर साल भंग हो जाती है और फिर से चुनी जाती है। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।